गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने मानव अधिवास की परिभाषा की बात की, मानव अधिवास की उत्पत्ति की चर्चा की और मानव अधिवासों के प्रकार हमने मानव अधिवासों की उत्पत्ति के आधार पर पढ़े। अब हम मानव अधिवासों का वर्गीकरण करने जा रहे हैं। मानव अधिवासों का जो वर्गीकरण किया है प्राकृतिक दशाओं और मानव के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के आधार पर, प्राकृतिक दशाओं और मानव के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के आधार पर मानव अधिवासों का वर्गीकरण किया गया है। तो प्राकृतिक दशा और मानव के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के आधार पर मानव अधिवासों को हम दो प्रकार से बांटते हैं। एक तो कहते हैं ग्रामीण अधिवास और एक कहते हैं नगरीय अधिवास। ग्रामीण अधिवास का जैसे ही शब्द से आप मतलब समझ रहे होंगे कि गांव में रहने वाले, यानी कि गांवों की जो आवासों की संख्या है वो ग्रामीण अधिवास के अंतर्गत आ जाती है। अधिवास क्या होते हैं? जो आवासों का जो समूह होता है उसे अधिवास कहते हैं। तो जहां पर कम आवास होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक तरह से ग्रामीण अधिवास, और जहां पर अधिक आवास होते हैं नगरीय अधिवास। ग्रामीण अधिवास को अगर हम उसकी आर्थिक क्रियाओं के आधार पर देखें तो ग्रामीण अधिवासियों के लोग क्या कार्य करते हैं? कृषि का कार्य करते हैं, आखेट का कार्य करते हैं, ठीक है। पशुपालन की अगर हम चर्चा करें, पशुपालन का कार्य करते हैं, लकड़ी काटने का कार्य करते हैं, यानी लगभग सभी प्राथमिक क्रियाएं, प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले, कौन से? प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले जो लोग हैं वो ग्रामीण अधिवासों में रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो कृषि आखेट जैसे प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले जो कार्यों से संबंधित अधिवास होते हैं उन्हें हम ग्रामीण अधिवासों की श्रेणी में रखते हैं। और वहीं नगरीय अधिवास जहां पर आवासों की संख्या भी अधिक होती है, इसी के साथ साथ ये द्वितीय, तृतीय, चतुर्थक क्रियाकलापों में लगे रहते हैं। द्वितीय क्रियाकलाप की अगर हम बात करें, जैसे कि विनिर्माण उद्योगों में कार्य करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अगर तृतीय क्रियाकलापों की बात करें तो ये सेवा संबंधी कार्य करते हैं, ठीक है। जो द्वितीय तृतीय क्रियाकलापों में संलग्न रहते हैं और आवासों का जो समूह है वहां बड़ा होता है वो नगरीय अधिवास की श्रेणी में आते हैं। और जहां पर आवासों का समूह छोटा है और जो प्राथमिक क्रियाकलापों जैसे कृषि, आखेट, पशुपालन, लकड़ी काटना इत्यादि में संलग्न रहते हैं उन्हें हम ग्रामीण अधिवासों की श्रेणी में रखते हैं। उन्हें हम ग्रामीण अधिवासों की श्रेणी में रखते हैं। अब ग्रामीण अधिवास भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। ग्रामीण अधिवासों के प्रकारों की हम चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं। ग्रामीण अधिवासों को हम सघन अधिवास, प्रकीर्ण अधिवास, मिश्रित अधिवास और पल्ली अधिवास चार प्रकार से बांटकर यहाँ पर अध्ययन करेंगे, ठीक है। ग्रामीण अधिवासों को हम चार प्रकार से बांटकर अध्ययन करते हैं: सघन अधिवास, प्रकीर्ण अधिवास, मिश्रित अधिवास और पल्ली अधिवास, ठीक है। सघन अधिवास, प्रकीर्ण अधिवास, मिश्रित अधिवास और पल्ली अधिवास, इस प्रकार से चार प्रकार से बांटकर ग्रामीण अधिवासों का हम अध्ययन कर रहे हैं। सघन अधिवास के सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं सघन अधिवास, जिसे हम गुच्छित अधिवास, सहत अधिवास भी कहते हैं। सघन अधिवास को हम गुच्छित अधिवास, सघन अधिवास भी कहते हैं। देखना कैसे, जैसे जहां पर मकान क्या होते हैं, लगभग पास पास में बने होते हैं। जो आवासों की संख्या है इस प्रकार से नजदीक नजदीक बनी होती है। एक घर यहाँ पे है, एक घर यहाँ पे है। लगभग सभी अधिवास कैसे गुच्छित रूप में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? गुच्छित रूप में पाए जाते हैं। ऐसे अधिवासों को हम क्या कहते हैं? सघन अधिवास कहते हैं। जहां पर अधिवास यानी मकान सबके क्या होते हैं ना, बिल्कुल पास पास में होते हैं। ऐसे अधिवासों को हम किस श्रेणी में रखते हैं? ऐसे ग्रामीण अधिवासों को हम सघन अधिवास की श्रेणी में, जिसे हम गुच्छित अधिवास, गुच्छा का मतलब हो रहा है बिल्कुल नजदीक पास पास में पाए जाते हैं। इसके अलावा हम जो सघन अधिवास है उन्हें पुंजित अधिवास, संकेंद्रित अधिवास, एक जगह ज्यादा होते हैं इसलिए इन्हें क्या बोल देते हैं? संकेंद्रित अधिवास और संकुलित अधिवास, अलग अलग नामों से जानते हैं। आप मुख्यतः सघन अधिवास और गुच्छित अधिवास दो यहाँ पे नाम ध्यान रखेंगे। सघन अधिवास, गुच्छित अधिवास, सहत अधिवास की हम चर्चा करते हैं, ठीक है। ये सामान्यतया जहां पर पर्याप्त जल, नदी घाटियों के किनारे जब मानव का विकास होता है वहां की हम चर्चा करते हैं। वहां से ग्रामीण अधिवासों का विकास होता है। ये इनके घर पास पास में होते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं सघन अधिवासों में, ये जो प्रमुखतया है, पता है ग्रामीण अधिवास के लोग क्या कार्य करेंगे? खेती से संबंधित कार्य करेंगे, ठीक है। तो खेती के संबंधित कृषि कार्य करते हैं। बाढ़ वाले स्थानों से थोड़ा ऊपर की तरफ, जैसे नदी का पानी आता है उन स्थानों पर नहीं बनाएंगे, थोड़ा ऊपर की तरफ जहाँ पे बाढ़ का या बांध का पानी नहीं पहुंच पाए ऐसे स्थान पर अपने घर बनाकर रहते हैं। और मकान क्या हो गए ना, बिल्कुल पास पास में इनके मकान हो जाते हैं। और जब पास पास में मकान है तो इनके सामाजिक संबंध भी क्या होते हैं? जटिल होते हैं। एक दूसरे की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और हम बात करें इनमें 40-50 से लेकर 100-200 तक ये क्या हो सकते हैं, इसमें घर हो सकते हैं, ठीक है। और जनसंख्या के अकॉर्डिंग अगर उचित आवासों की बात करें तो 500 से 1000, लेकिन जनसंख्या का कोई अभी मायने हम कहेंगे कि मापदंड हम नहीं मानेंगे। और इनके जो उदाहरण की हम चर्चा करते हैं कि सघन अधिवास कहाँ पाए जाते हैं, तो भारत में सघन अधिवास पाए जाते हैं गंगा सतलज के मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, मालवा के पठार में, विंध्यन के पठार में, नर्मदा घाटी में और राजस्थान के मैदानी क्षेत्र में। लगभग पठारी और मैदानी क्षेत्रों में ग्रामीण अधिवासों में सघन अधिवास पाए जाते हैं। सघन अधिवास की हम चर्चा करते हैं जहां पर मकान पास पास में बने हुए होते हैं।
ठीक है, इस प्रकार से हमने सघन अधिवास की चर्चा की, जो गंगा सतलज के मैदान में, मालवा के पठार में, विंध्य पठार में, नर्मदा घाटी में और राजस्थान के मैदानी क्षेत्र में पाए जाते हैं। दूसरा हम बात करते हैं प्रकीर्ण अधिवास या एकाकी अधिवास। प्रकीर्ण अधिवास या एकाकी अधिवास, इन्हें हम अगुच्छित अधिवास भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इन्हें अगुच्छित अधिवास भी कह सकते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है ना, जो प्रकीर्ण अधिवास होते हैं ये कैसे बने होते हैं, इनके जो घर होते हैं वो कैसे होते हैं, एक दूसरे से दूर दूर बने हुए होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि एक घर यहाँ पे बना हुआ है, इसका हाउस यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि इनका जो खेत है पूरे यहाँ पे है, कृषि क्षेत्र है यहाँ पे, एक घर यहाँ पे बना हुआ है। हम चर्चा करते हैं अलग अलग प्रकार से क्या होते हैं, इनके आवास होते हैं, काफी दूर दूर इनके घर बने हुए होते हैं। और ये किसके द्वारा? बाजार के द्वारा। बाजार यानी कि बाजार में सब शॉपिंग करने कहाँ पे आएंगे? बाजार में ही आएंगे खरीदारी करने के लिए। या मंदिर टेम्पल की हम चर्चा करते हैं, ठीक है, टेम्पल की हम चर्चा करते हैं। मंदिर के लिए भी क्या आते हैं लोग? बाजार के द्वारा या मंदिर धार्मिक स्थलों पर एक जगह होते हैं। बाकी इनके जो अधिवास है, अपना जो खेत होता है उस पे इस प्रकार से ये अधिवास बना रहते हैं, यानी कि काफी दूर दूर छितरे हुए अधिवास होते हैं, जिन्हें हम एकाकी या प्रकीर्ण अधिवास कहते हैं। बिखरे हुए अधिवास पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे कृषि भूमि है, अपनी अपनी कृषि भूमि पर इस प्रकार से अधिवास बना लेते हैं, एक दूसरे से घर होते हैं, एकाकी रूप में रहेंगे, जब दूर रहेंगे तो पता है एक दूसरे से, ठीक है, और स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करते हैं। अब एक दूसरे का सहयोग कैसे करेंगे? कम होगा। सघन अधिवास में तो क्या बिल्कुल पास पास में रहते थे लोग, एक दूसरे का सहयोग करें, लेकिन एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं तो इनमें सहयोग की भावना थोड़ी कम पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा हम चर्चा करें कि इस प्रकीर्ण या सघन अधिवास कहाँ पे पाए जाते हैं, तो प्रकीर्ण या सघन अधिवास पाए जाते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान की हम चर्चा करें, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें उत्तरी अमेरिका में, तो उत्तरी अमेरिका में तो बोलते हैं प्रेरीज। उत्तरी अमेरिका में क्या बोलते हैं? प्रेरीज बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें एशिया और यूरोप की, तो यहाँ पे बोलते हैं स्टेपीज। क्या बोलते हैं? स्टेपीज। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की हम बात करते हैं जहां पर प्रकीर्ण अधिवास मिलते हैं, प्रेरीज। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में स्टेपीज, एशिया और यूरोप में वेल्स बोलते हैं, अफ्रीका में वेल्स कहाँ पे बोलते हैं ना? अफ्रीका में बोलते हैं। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलते हैं? न्यूजीलैंड में बोलते हैं कैंटरबरी और ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं डाउन्स। न्यूजीलैंड में बोलते हैं कैंटरबरी, ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं डाउन्स। और दक्षिण अमेरिकी देश हम ब्राजील की बात करें तो वहां पे क्या, अर्जेंटीना की बात करें तो वहां पे क्या बोलते हैं? पंपाज। ठीक है, इस प्रकार से शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों को अलग, घास के मैदानों को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, एशिया और यूरोप में स्टेपीज, दक्षिण अफ्रीका में वेल्स, कैंटरबरी कहाँ पे बोलते हैं? कैंटरबरी बोलते हैं न्यूजीलैंड में, डाउन्स बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, और पंपाज बोलते हैं अर्जेंटीना में। ठीक है, इस प्रकार से जो दूर बने हुए, इस प्रकार का जो हम कहेंगे कि जो प्रकीर्ण अधिवास है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और दक्षिणी राजस्थान में जैसे बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, उदयपुर है, प्रतापगढ़ है, इन जिलों में क्या पाए जाते हैं? प्रकीर्ण या एकाकी प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं। फिर हम चर्चा करें मिश्रित अधिवास की। मिश्रित अधिवासों को हम क्या कहते हैं? सघन अधिवास, अर्ध सघन अधिवास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित अधिवासों को हम अर्ध सघन अधिवास भी कहते हैं। देखो इसका निर्माण कैसे होता है अर्ध सघन अधिवासों का? अर्ध सघन अधिवासों का इस प्रकार से निर्माण होता है, जैसे कि प्रकीर्ण अधिवास की हम चर्चा करेंगे। प्रकीर्ण अधिवास यहाँ पे बनाया गया, फिर जैसे जैसे इनका परिवार बढ़ता जाता है, एक घर यहाँ पे, फिर एक घर यहाँ पे, एक घर यहाँ पे, इस प्रकार से क्या होता जाता है? अधिवासों की संख्या बढ़ती जाती। तो ये न तो प्रकीर्ण जैसा रहता है छितरा हुआ, और न ये सघन होता है, बल्कि कैसा दिखाई देता है? अर्ध सघन सा दिखाई देता है। यानी कि इन दोनों के मध्य की अवस्था, प्रकीर्ण और सघन के मध्य की अवस्था क्या कहलाती है? मिश्रित अधिवास की अवस्था कहलाती है, जिसे हम अर्ध सघन भी कह सकते हैं और अर्ध गुच्छित भी कह सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जो अधिवास हैं ये पाए जाते हैं। इसका उदाहरण है जो कोटा जिले का सांगोद तहसील का खुर्द गांव है। ठीक है, खुर्द गांव इस प्रकार का उदाहरण है। कहाँ का? सांगोद तहसील जो कोटा की है, वहां का जो खुर्द गांव है, किसका उदाहरण है? मिश्रित अधिवास का उदाहरण है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जब क्या होता जा रहा है, ये प्रकीर्ण अधिवास की हमने चर्चा की, यहाँ पे जो घर है उनके परिवारों की संख्या बढ़ती जाती है, तो यहाँ पे आवासों का समूह बढ़ता जाता है। और ये जो एकाकी अधिवास था क्या होता है? हम बात करते हैं कि अर्ध सघन सा बन जाता है, अर्ध गुच्छित सा बन जाता है, जिसे हम किस श्रेणी में मानते हैं? मिक्स, यानी कि मिश्रित अधिवास कहते हैं। इन दोनों के मध्य की अवस्था क्या होगी ना? मिश्रित अधिवास कहते हैं। फिर आता है पल्ली या पुराना अधिवास। पल्ली या पुराना अधिवास, जिसे हम ढाणी भी कह सकते हैं। ढाणियाँ क्या होती हैं? ग्रामीण क्षेत्रों के नजदीक जब एक जातीय समूह क्या करता है? अपना 5-10 घरों का समूह बनाकर वहां पर रहने लगता है, तो वो क्या कहलाता है ना? पल्ली अधिवास कहलाता है। तो क्या हो रहा है इसमें? अधिवास
एक दूसरे से दूर लेकिन एक ही हम कहेंगे कि बस्ती में होते हैं, ठीक है। और इन सबका नाम अपने जाति के आधार पर भी ये रख लेते हैं। और ये प्रमुखतया पाए कहाँ जाते हैं, ये पाए जाते हैं पर्वतीय क्षेत्रों की निचली घाटियों में, खनन क्षेत्रों में इस प्रकार के पल्ली अधिवास पाए जाते हैं। तो हमने क्या किया, ग्रामीण मानव अधिवासों का वर्गीकरण किया, ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास। और ग्रामीण अधिवासों को 4 प्रकार से बांट कर पढ़ा है, सघन अधिवास, प्रकीर्ण अधिवास, मिश्रित अधिवास और पल्ली अधिवास। सघन अधिवास, प्रकीर्ण अधिवास, मिश्रित अधिवास और पल्ली अधिवास, इन सबको अच्छे से पढ़ेंगे। और अगला जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम ग्रामीण अधिवासों के पैटर्न की हम चर्चा करेंगे, प्रतिरूपों की हम चर्चा करेंगे।